हेलो स्टूडेंट्स, हम सैम्पल पेपर जो है सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि बोर्ड ने इशू किया है। टाइम जो है इसका आपको 2 घंटे का है, ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे। और क्या कहते हैं, इसमें 3 सेक्शंस हैं, ए बी एंड सी। ए में 6 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, तो टोटल 12 मार्क्स हो गए। बी सेक्शन में 4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के, वो 3 चौक 12 तो 24 हो गए। अब बचे 16 मार्क्स, वो 4 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के सेक्शन सी में, ठीक है ना। इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है या क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है वो इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और उस इंटीग्रल में वो ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू मालूम कीजिए। वो क्या है, log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर, साथ में dx भी है। देखिए, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर वैसे तो कोई मेथड लग नहीं रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, log x का डेरिवेटिव नहीं है, और बाई पार्ट्स भी डायरेक्ट नहीं लगेगा तो सही, लेकिन वो काफ़ी मतलब मुश्किल उलझ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऊपर साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, सिर्फ ये है कि ऊपर नीचे जो है कांस्टेंट का फ़र्क हो, तो उसमें वो कांस्टेंट जैसे 1 है तो 1 प्लस log x ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए और 1 को माइनस कर दें, और नीचे जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, उसको जो है ऐसे लिख दिया हमने dx, ठीक है। तो न्यूमरेटर को चेंज कर कर हमने ये लिख दिया। इससे हमें ये हुआ कि जब इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस log x अपॉन दिस थिंग, तो वो तो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस log x, ठीक है ना। एक 1 प्लस log x इससे कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा। चलिए इसे मैं दूसरे इंटीग्रल में लिख लेता हूँ, माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। अब आपको याद होगा, अगर हम इसे बाई पार्ट से करें तो उसमें फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो दूसरा जो इंटीग्रल लिखा था उसमें जो है इसका डेरिवेटिव आता है ना। और जब लॉग के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम जो है दूसरा फंक्शन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है ना। इसका तो हम इंटीग्रल कर ही नहीं सकते, तो इसे डेरिवेटिव में लेते हैं, 1 का इंटीग्रल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको दूसरा फंक्शन जो है 1 लेकर इसे बाई पार्ट्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन है 1 प्लस log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड x आ गया, माइनस फिर हमें इंटीग्रल बनाना होता है। इस बार जो आपने ऐसे ही लिखा था फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लिखना है। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव लिखें तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कितना लिखा है, 1 अपॉन 1 प्लस log x, ठीक है। मैं इसे चेन रूल से करूँगा तो ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन रूल से तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा ही। ये -1 आ गया, तो -1 ऐसे डिफ्रेंशिएट करें तो -1 ऐसे आ गया, 1 प्लस log x पर पावर हो गई -2 इंटू डेरिवेटिव 1 प्लस log x डेट इज़ 1 अपॉन x। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास। ये अभी जो मैंने लिखा है ये दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट फंक्शन अब इसका डेरिवेटिव आना है, एक यहाँ माइनस आ रहा है, देखिए ये जो है माइनस आ रहा है इसके डेरिवेटिव में, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है ना। ये माइनस जो है इस माइनस को प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, और हमने डेरिवेटिव अभी लिखा है 1 प्लस log x, माइनस पावर थी तो वो जाहिर सी बात है स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू ये 1 अपॉन x भी है इसके डेरिवेटिव में। तो ये इसका जो डेरिवेटिव था ये मैंने यहाँ लिख लिया है, सही है। इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन जो यहाँ लिखा था वही आ जाएगा, इंटू x dx, माइनस इसको सबको आप ऐसे उतार लेंगे जो सेकंड है 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, देख नज़र भी आ रहा होगा आपको शायद, 1 अपॉन log x होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास dx। ये इससे जो है देखो x कैंसिल हो गया, तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, तो ये सेम हो गई तो ये कैंसिल हो गई, हमारे पास आ गया x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इसका ख्याल रखिए,
जब मतलब ऊपर जो नीचे एक सी टर्म्स हो, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा हो, तो ऐसे ऐड कर लिए, चाहे वो साइन एक्स हो, टेंजेंट एक्स वगैरह किसी में भी हो, तो आप देखेंगे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। सही है। अब हमारे पास इसमें जो है इंटरनल चॉइस वाली बात है, तो वो उसको भी दूसरे को भी देखना है। इंटर क्या था क्वेश्चन, वो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ इन्होंने दे रखा है साइन 2x। साइन 2x आपको याद होगा 2 sin x cos x के बराबर होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये भी बताता हूँ आपको। 9 माइनस कॉस की पावर 4 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स हो, उसमें आता है 2 sin x cos x। जब कॉस स्क्वायर एक्स का होता है तो माइनस आ जाता है, वो अलग बात है, वो माइनस तो हमेशा एडजस्ट हो जाते हैं। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को, सॉरी इसको नहीं, कॉस स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म्स आ जाएगी, इसलिए हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहे हैं। फिर ये 9 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। ये 9 हो गया, कॉस स्क्वायर को सपोज करेंगे टी हो जाएगा, तो 9 माइनस, तो साइन इनवर्स एक्स वाला फार्मूला आ जाएगा। लेट क्या करना है मुझे, कॉस स्क्वायर एक्स को सपोज करना है टी। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 cos x आ गया, ठीक है ना। चेन रूल से cos x का डिफरेंट डेरिवेटिव लिखेंगे, साइन एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, वो मैंने माइनस साइन एक्स यहाँ लिख दिया। अब डी एक्स इधर लिख देते हैं, डी टी इधर। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो है आपके पास ये आ गया माइनस साइन 2x। ये बताया ना 2 sin x cos x साइन 2x होता है। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और अगर आप चाहें तो आसानी के लिए लिख लीजिए साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो इस तरह से ये हमारा आई जो है, इसे आई लिख दिया मैंने ताकि यहाँ पे मैं आई लिख सकूँ, इज इक्वल टू ऊपर कितना आ गया साइन 2x डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस तो लिख दिया मैंने, डी टी आ गया। और नीचे आ जाएगा 9 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, रूट में है, इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास, इसके साइन, ये माइनस तो ये आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स यहाँ पर क्या है, टी है, और ए कितना है 3, ठीक है, प्लस सी। अभी ये फॉर्मूला मैं आपको लिख दूंगा, पहले पूरा कंप्लीट कर लूँ। माइनस साइन इनवर्स, टी की वैल्यू लिखी है हमने, कहाँ गई ये, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस सी। ये जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है वो यहाँ पर है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई करके इसे यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, दोनों उसके जो और वाला पार्ट था वो भी हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्योंकि ज़रा थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 2 तो खैर बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या होती है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें आप देखिए सब, उसका जो है हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार वो डिफरेंशिएट कर रखा है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। जैसे 3 बार कर रखा है, D3 अपॉन D3y अपॉन DX3 है ना, ऐसे दिया है, D5 अपॉन दे रखा है, तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। अब ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसकी जो पावर है वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें कह रहे हैं राइट द सम, सम माने दोनों को ऐड करके लिखना है आपको। राइट द सम, किसका सम मालूम करना है आपको, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सम, ये आपको इक्वेशन दे रखी है ना, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये दिया हुआ है, इसका इक्वेशन हमें ये दे रखी है, इज इक्वल टू 5। अब अगर आप इसे देखें तो जाहिर सी बात है, ये जो है डी वाई बाई डी एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसे हम ऐसे लिख देंगे D2y अपॉन DX2, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है, इज इक्वल टू
5। अब यहाँ पे एक ही है, टर्म ही एक ही है, d2y/, तो हाईएस्ट पावर कितनी, ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है? 2 बार हुआ है, एक बार ये था, एक बार ये था, ठीक है ना। तो ऑर्डर तो इसका कितना हो गया? ऑर्डर सॉल्यूशन, बल्कि सॉल्यूशन यहाँ से चल रहा है, सॉल्यूशन अब यहाँ नहीं लिखता, सॉल्यूशन ही, चलो फिर यहीं लिख देता हूँ ताकि सॉल्यूशन लिख सकें हम। सॉल्यूशन d2y/dx dx2 इज इक्वल टू 5, इसे यहाँ से लिख दिया मैंने। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर देता हूँ मैं, ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, खाली ऑर्डर भी लिख सकते थे, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, वही उसका ऑर्डर होता है। डिग्री, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो डिग्री है, अब इसकी डिग्री जो है, जैसे ये गलत लिखा हुआ था, इसे देख, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है इसकी डिग्री, ठीक है। तो डिग्री इज इक्वल टू 1, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उस पर जो पावर है, मतलब और भी टर्म्स हो सकती थी यहाँ पे, लेकिन हमने जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर देखी है, तो ये आ गया 1। तो सम आ जाएगा, इन दोनों का सम कितना होगा? 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, ये वेक्टर्स पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, कैप बना रखे हैं इन्होंने, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है, लिखा हुआ भी है आर यूनिट वेक्टर, नहीं भी लिखा होता तब भी, जब भी ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास, ये ऐसे दिए हुए हैं, अगर ना भी लिखें इसके साथ तो यूनिट वेक्टर्स हैं, लेकिन इन्होंने लिख रखा है आर दी यूनिट वेक्टर्स। ये हमें यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं इन्होंने, तो हमें प्रूफ करना है। देन प्रूफ डैट कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, कहाँ गया, 2 cos थीटा अपॉन 2, यस, 2 cos थीटा अपॉन 2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ए एंड बी के बीच में एंगल है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, तो इसका आंसर, ये सॉल्यूशन जो है, आंसर, ये सॉल्यूशन जो है इसका, जब इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए ए प्लस, ये यहाँ से शुरू करें, इसके स्क्वायर से, क्योंकि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास ये फार्मूला, इसको 2 बार लिख सकते हैं। जब अगर ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर लेंगे और क्वेश्चन का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो इस तरह से हम इसे लिख रहे हैं, ये डॉट के साथ आता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट वहाँ पे भी लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ए क्रॉस है तो वो, ए क्रॉस है तो 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ डॉट है, ये आ गया। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा ए प्लस बी होल स्क्वायर का ही फार्मूला लग जाता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो खुल के ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया, ए से मल्टीप्लाई किया, ए डॉट बी आएगा, बी से मल्टीप्लाई किया, फिर बी डॉट आएगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है तो 2a डॉट बी हो जाएगा, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, इस तरह से। अब ये जो है, इसका मतलब है ए डॉट ए डॉट ए, तो ये बराबर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले से समझ लीजिए आप, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसे, ये और ये एक चीज़, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं +2। अब इसकी डेफिनेशन आप याद करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यही डेफिनेशन थी इसकी। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए आप, इधर से आ रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 स्क्वायर 1 आ गया, ये भी 1 आ गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। 2, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आ गया 2 cos थीटा। दिस गिव्स अस थीटा 2 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए 1 प्लस cos थीटा। अब cos थीटा का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो मैं वो जनरल फार्मूला वो लिख रहा हूँ 1 प्लस cos 2x कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी थीटा लिखा है। दिस इज इक्वल टू, आपको याद होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर एक्स, यानी ये एंगल जो है हाफ हो जाता है। यह 10x है तो 5x हो जाएगा, 7x है और स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 cos स्क्वायर, जब आप इस एंगल को हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो क्या, थीटा अपॉन 2, सॉरी ये 4 है, 2 ये आएगा, 2 यहाँ से आएगा, ये 2 ये है और 2 ये है तो 4 हो गया, ये है ना फॉर्मूले का 2, और एक ये पहले से 2 है। अब ये आ गया a प्लस बी होल, ये हमारे पास आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 cos थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। और जो है स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन ये बाई डेफिनेशन ये पॉजिटिव होता है तो यह माइनस का कोई मतलब नहीं बनता है ना, इसलिए माइनस का निशान हमने नहीं लगाया है। ये आपको क्वेश्चन हो गया 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, अच्छा 3D पर है, लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फॉलोइंग लाइन। डायरेक्शन कोसाइन मालूम करनी है। इक्वेशन आपको दे रखी है इन्होंने लाइंस की, 3 - x अपॉन -1 इज इक्वल टू 2y - 1 अपॉन 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। और उसके बाद आ रहा है z/4। देखिए इस तरह के जो इक्वेशंस है वो आपको याद होना चाहिए। वी नो डेट इफ x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। तो ये ऊपर तो x1 y1 z1 तो लाइन पर पॉइंट है, और ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन। ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन। ठीक है, x1 y1 z1 से हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो आपको मालूम होना चाहिए x y z पहले आना चाहिए। दूसरी बात, ये जो है अकेले होना चाहिए, इनके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 2x 3x 5x नहीं होना चाहिए। सही है, तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना होगा। इस फॉर्म में लिखने के लिए मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया -x - 3 और ये -1 ही आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर y के साथ 2 है, इस 2 को ख़त्म करना पड़ेगा नीचे भी, तो 2 से ऊपर भी डिवाइड कैंसिल कर दीजिए तो ऊपर y - 1/2 आ जाएगा और नीचे 2 ही कम 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये सही है, इसे आप लिख सकते हैं, चाहो तो z - 0/4। ठीक है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं। अब आप इस इक्वेशन को इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन आर 1 1 4। ये 1 है, ये 1 है, ये 4 है। ठीक है ना, तो तीनों आ गए। अब आपको याद होगा, अगर डायरेक्शन रेशोज दे रखी हैं हमें तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे मालूम करते हैं।
डायरेक्शन कोसाइन, डी सी भी लिख देते हैं। अब इन्होंने डायरेक्शन कोसाइन लिखा है तो मैं भी डायरेक्शन कोसाइन लिख देता हूँ। आप डी सी लिख सकते, वो आता है 1/√। मैं आपको पहले फार्मूला लिख दूँ। इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशोज, ठीक है, देन डायरेक्शन कोसाइंस आर A/√A² प्लस B² प्लस C²। इसी तरह से B इज इक्वल टू, सॉरी, दूसरा आएगा, यानी कि इसे L कहें तो इसे M आएगा, B/√A² प्लस B² प्लस C²। और इसी तरह से LMN होता है ना, तो N आ जाएगा C/√A² प्लस B² प्लस C²। ये आपको मैं समझता हूँ याद होगा, मालूम होगा अगर आपने कर रखा है। तो अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। 1/√, 1² 1 आ गया, 1² 1 आ गया, 4² 16 हो गया, तो 1/√18, कॉमा 1/√18, 1/√18, ठीक है ना। 1 + 1 2 हो गया, 4 16 हो गया। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 3 × 3 × 2, तो 3√2, 1/3√2। ओ ये सॉरी, मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ये 4 है, C/I इज इक्वल टू 4/3√2। सही है। ये ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहिए, वैसे इन्होंने जो आंसर वगैरह दे रखे हैं उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन आप इससे अवॉइड कीजिए क्योंकि फिर वो पॉइंट से कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। इन्होंने जो आंसर दे रखा है, जो इन्होंने आंसर दिए है ना, उसमें ब्रैकेट बना रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रैकेट जो है वो कंफ्यूज करता है, कहीं ये पॉइंट तो नहीं, लेकिन ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी पर है। उसमें कह रहे हैं कि ए बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 1 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स। 3 रेड contain 1 red and 3 वाइट बॉल्स। ये है मतलब, ये बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स हैं उसमें। तो हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होती है आपको, ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स लेनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको रेड बॉल्स के हिसाब से करना है। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, इसमें एक ये है और 2 बॉलें निकाली गई हैं, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, 1 बाय बैग, एक एक करके, विदाउट रिप्लेसमेंट, जो निकाल ली वो निकाल ली, फिर उसे जो है दोबारा बैग में नहीं रखा हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमें किसका निकालना है, रेड बॉल्स का निकालना है। टोटल 2 बॉलें निकालनी है, टोटल है ही 1 रेड बॉल। या तो जब आप निकालेंगे या तो एक भी बॉल नहीं आएगी, दोनों दफ़ा वाइट आ जाएंगी। या ऐसा हो सकता है कि भाई पहली 2 तो आ ही नहीं सकती रेड बॉल, या तो एक भी नहीं आएगी, या ये होगा कि एक दफ़ा जो है रेड आ जाए, एक दफ़ा वाइट आ जाए। इसमें 2 केस बनते हैं कि पहले केस में मतलब रेड आ गई, दूसरी दफ़ा में वाइट आ गई, पहले केस में वाइट आ गई, दूसरी दफ़ा में रेड आ गई। तो ये दोनों केस जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी एक ही केस होगा जब आप निकाल रहे हैं, तो या तो रेड पहले आएगी या वाइट पहले आएगी, है ना, एक ही। तो ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, उन्हें हमें ऐड करना पड़ता है। तो हम ये करते हैं, इसमें रैंडम वेरिएबल याद ही होगा आपको, एक्स जो है, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, नाम देना होता है ना, टेबल बनाएंगे तो फिर लिखेंगे क्या, एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है, ये रेड हमारे पास जो है रेड बॉल्स को काउंट कर रहा है, इट काउंट्स रेड बॉल्स, कैपिटल बना देता हूँ। अब जब ये काउंट कर रहा है तो रेड बॉल कितनी होंगी, 0 होगी या 1 होगी, अभी मैंने आपको बताया। तो एक्स कैन टेक वैल्यूज, एक्स कैन टेक वैल्यूज 0 या 1,
एक्स जो है इस तरह से वैल्यू ले सकता है। अब हम निकालते हैं कि जब वो एक भी रेड बॉल नहीं आ रही, यानी एक्स की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है पहली बॉल भी वाइट है और दूसरी बॉल भी वाइट है। ठीक है ना, जब रेड बॉल नहीं आ रही तो पहली भी वाइट है, दूसरी भी वाइट है, तो पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी होगी, 3 है। टोटल बॉल कितनी है, 4, 3/4। ये तो पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई, 3/4। अब जो है क्योंकि दोबारा रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो एक बॉल तो कम हो ही गई, 4 बॉलों की 3 बॉल रह गई। और वाइट कितनी और ये वाइट कितनी रह गई, ये 2 रह गई। ठीक है ना, नो सॉरी, ये कितनी रह गई बॉल, 3, ये 3 बॉलें रह गई। और वाइट जो है क्योंकि हमने यहाँ वाइट निकाल ली है तो ये 2 ही रह गई। तो इस तरह से आपके पास ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2। सही है। अब हम निकाल लेते हैं जब x की वैल्यू 1 है, यानी एक जो है आपके पास रेड बॉल आई है, तो हर दफ़ा ये होगा, एक दफ़ा रेड बॉल आएगी, दो केस होंगे, पहली मरतबा रेड बॉल आ गई, दूसरी मरतबा वाइट बॉल आ गई। पहला ये केस लेता हूँ, पहली मरतबा में रेड बॉल आ गई तो वो आ जाएगा, एक बॉल आई है, एक ही है टोटल, और टोटल बॉल है 4 × अब दूसरे केस में क्या होगा, रेड बॉल तो है नहीं, वाइट बॉल होगी, और वाइट, तीनों वाइट बॉल्स हैंगी, 3, और बॉल्स भी 3 रह गई, तो ये कितनी हो जाएंगी, 3/3 हो जाएगा ये। दूसरे केस में क्या होगा कि अब पहले रेड बॉल आई थी, अब के वाइट बॉल आ गई 3, और टोटल बॉल कितनी है, वही 4 ही है अभी। अब अगली दफ़ा में एक बॉल तो कम हो गई तो नीचे 3 रह जाएंगी, और ये ऊपर कौन सी आई है, अब रेड बॉल आई है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है पहले वाइट बॉल आ गई, ये तो उसकी वो 3 वाइट है तो 3 तो टोटल 4 है, ये आ गया। अब जो है हमारे पास एक बॉल कम हो गई तो टोटल बॉल जो पहले 4 थी अब 3 रह गई। अब इन 3 बॉलों में रेड बॉल जो है सिर्फ एक ही है, तो ये आ गया हमारे पास 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/4 प्लस ये भी 1/4 आ गया, और 1/4 और 1/4 को ऐड करते हैं तो 1/2 आ जाता है। चौथाई और चौथाई को ऐड करोगे तो आधा आ जाए। बस अब इसे हमें टेबल में दिखाना होता है। ठीक है ना, यहाँ चाहें तो लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी। देखिए स्पेलिंग गलत हो गई, ये पढ़ लीजिएगा ना, TY है ये प्रोबेबिलिटी। अब इसे काटूँ, जगह भी नहीं है, दूसरा बनाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये टेबल होती है तो इसे टेबल ही लिख देते हैं। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग PROBABILITY है ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपके पास, टेबल बनाने के लिए मैं इसे कर देता हूँ। एक ये आपको बीच में लाइन खींचनी होती है, इसमें ऊपर एक्स की वैल्यूज लिखनी होती है और नीचे उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी वो लिख, तो एक्स और इधर लिखना होता है हमें उसकी प्रोबेबिलिटी जो है। तो पहले 0 ली थी हमने और एक वैल्यू दी है, 0 ली थी जब भी 1/2 आई थी, और ये ली थी तब भी 1/2 आई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में, हाँ अच्छा, ये भी प्रोबेबिलिटी का है। इसमें कह रहे हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 by 1। 52 कार्ड में से एक एक कार्ड करके उन्होंने निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पर भी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो कार्ड निकाल लिया, 2 कार्ड निकाले हैं, पहले एक कार्ड निकाला, उसे निकाल के एक तरफ रख दिया, दूसरा कार्ड निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड द सेकंड कार्ड जैक। पहला कार्ड रेड होना चाहिए, दूसरा कार्ड जैक होना चाहिए। अब ये जो दूसरा कार्ड जैक है, इसमें थोड़ी हमें प्रॉब्लम ये पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे साथ बस ये प्रॉब्लम आएगी कि जब आपने रेड कार्ड निकाला तो ये भी हो सकता है कि वो जो है उसमें जैक हो, और ये भी हो सकता है कि उसमें जैक नहीं हो। अब जो है जब पहले में जैक है तो जब आप दूसरा कार्ड क्या जैक होना चाहिए, अगर जैक है वहाँ पर तो वहाँ पर 3 ही जैक रह जाएंगे, है ना। 3/51 रहेगा क्योंकि एक कार्ड कम हो जाएगा। अगर जैक नहीं है तो ये तो 4/51 हो जाएगा। तो दो केसेस बन रहे हैं हमें। एक तो केस वो है जब पहले में जो है रेड कार्ड्स में जैक है, दूसरा केस वो है जब रेड कार्ड में जैक नहीं है। ठीक है ना, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। तो प्रोबेबिलिटी कि किसकी मालूम करनी है हमें, फर्स्ट कार्ड रेड एंड क्या है, फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड जो है 1 by 1 विदाउट रिप्लेन, सेकंड कार्ड इज जैक। सेकंड कार्ड जो है जैक। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले रेड कार्ड जो है उसमें जैक हो सकता है और दूसरे कार्ड या जैक नहीं हो सकता। इससे दो सिचुएशंस बन रही हैं, तो दोनों सिचुएशन को निकालना पड़ेगा क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि इनमें से एक ही केस होगा। तो हमें इनको प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा। यानी आपको लिखना है फर्स्ट कार्ड, हम लिख लेते हैं फर्स्ट कार्ड जैक रेड। पहला कार्ड जो है वो जैक है लेकिन रेड है ना। और दूसरा कार्ड जो है वो दूसरा कार्ड तो ये है सेकंड कार्ड जैक। एक केस तो ये बनेगा, दूसरा केस बनेगा। अब मैंने आपको बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में या तो ये वाला केस होगा या वाला केस होगा, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम ऐड करते हैं पी फर्स्ट कार्ड जैक नहीं है ना ये वाला लेने में, तो जो नॉन जैक लिख देता हूँ, नॉन जैक। पहला जो है जो रेड तो है वो लेकिन नॉन जैक है रेड। जैक तो रेड तो है वो लेकिन लाल रंग का नहीं है। एंड सेकंड कार्ड तो जैक होना ही है, ये इन्होंने दे रखा है कि सेकंड कार्ड जो है जैक होना चाहिए। ये हमारे पास दो सिचुएशंस बन रही हैं। तो अब इन दोनों की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब जब पहला कार्ड जो है रेड है, ये पहला का फर्स्ट कार्ड जैक और रेड जैक है, तो कितने रेड जैक होते हैं, टोटल जैक 4 होते हैं, 2 ब्लैक और 2 वाइट। ठीक है ना, तो ये 2/52 आ जाए 52 कार्ड से इनटू। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड कार्ड जैक है। अब हमने जो है पहला कार्ड जैक ले लिया है, तो जब पहला कार्ड हमने जैक ले लिया तो अब यहाँ पे 3 ही कार्ड बचे, 3/, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है तो वो जो है वो जो आपने एक कार्ड निकाल लिया वो निकाल लिया, तो 51 आ जाएगा प्लस। अब दूसरा केस ले रहे हैं, फर्स्ट कार्ड जो है वो जैक नॉन रेड कलर का तो है लेकिन जैक नहीं है, तो इसमें रेड में 2 जैक होते हैं, है ना। तो वो 2 कार्ड तो है नहीं, तो बाकी कितने बचे, 24। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 24 कार्ड बचे और कुल कितने कार्ड हैं, 52। ठीक है ना, इसमें जैक तो है, वो फर्स्ट कार्ड जो है नॉन जैक है, रेड तो है लेकिन जैक नहीं है, तो 2 जैक है वो हमने कम कर दिए 24/5 इंटू सेकेंड कार्ड जो है क्या है, ये जैक है। तो अब सेकंड कार्ड कितने रह गए हमारे पास, जैक कितने रह गए, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जैक तो था ही नहीं, तो बाकी जो चारों के चारों यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और फिर एक कार्ड निकल चुका है तो 51 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं। तो जब म्यूचुअली होते हैं तो ये होता है, और ये दोनों जो हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ने जमा कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कुछ कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लीजिए।
कैंसिल क्या हो रहा है इसके अंदर, 3 से कैंसिल हो जाएगा 17 और 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल होगा। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे ताकि ऐड करने में हमें परेशानी ना हो। 1/26 इंटू 17 प्लस यहाँ भी कैंसिल कर लीजिए, मैं 2 से ही कैंसिल करूँगा ताकि 26 रहे, ये 2 26। हालांकि ये और हो रहा है लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि दोनों को फिर ऐड करने में परेशानी होगी। 3 से इसे काटा था, 3 से इसे काट दिया, 3 × 24 और ये 17 आ गया। ऊपर आ जाएगा आपके पास, ये तो ये आएगा 16 अपॉन 26 इंटू 17। इन्हें ऐड कर लेते हैं, 26 इंटू 17 और ये ऊपर 17 आ गया, 17 से 17 कैंसिल हुआ, 1/26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है फिर इंटीग्रेशन पर है और इंटीग्रेट करना है x + 1 अपॉन x² + 1 x। इसमें मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। जब भी क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक हो या बार कोई पॉलिनोमियल हो, आपके पास क्वाड्रेटिक होगी तो ज़्यादा नहीं देंगे, क्यूबिक में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर और में तो और ज़्यादा हो जाता है, तो क्यों ये दें। तो ये जो है आपके पास इससे बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने कर रखे हैं क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन पर कि पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं हम सब x + 1 अपॉन x² + 1 और x। इसको आप लिख लीजिए क्वाड्रेटिक फैक्टर के नीचे, ये दो अलग अलग करके लिखें ना, एक जगह x² + 1 लिखेंगे, एक जगह नीचे x लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ जो है ये आपको बताया गया होगा या मालूम होगा आपको कि ये लिखा जाएगा ax + b, ठीक है ना। जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर ये लिखा जाएगा, ये तो लीनियर फैक्टर है तो इसके लिए हम सीधा सीधा c लिख देते हैं। यहाँ पर इस टर्म से हर एक को मल्टीप्लाई कर जाइए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे x + 1 आ जाएगा। यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए ये तो कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे इससे कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा ax + b। x इधर लिख लो या इधर लिख लो, एक ही बात है। c के साथ जो है हमारे पास क्या आएगा, x तो ख़त्म हो जाएगा और क्या आएगा x² + 1। ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है नहीं। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि एक तो वैसे चाहें तो आप कर सकते हैं कि x को 0 वैल्यू दे दीजिए, ये x है ना, इस वाले इसकी वजह से क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ नहीं दे सकते, इसको आपने 0 वैल्यू देंगे 1 आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो ही गया। यहाँ से आ जाएगा आपके पास c, ये 1 हो जाएगा, तो c = आपके पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट जैसे कि करती हैं वो कर लीजिए, लेकिन वो x = 0 देने से इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर लीनियर फैक्टर कोई मौजूद है तभी देंगे आप उसको जो वैल्यू, वरना नहीं वैल्यू नहीं आई। और वो थोड़ा सा और उलझन, कंपेयरिंग, यहाँ पर a b c है तो 3 इक्वेशन चाहिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² का कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि x² यहाँ से आएगा, x का कंपेयर करना पड़ेगा एंड कांस्टेंट टर्म, ये आपको कंपेयर करने पड़ेंगे। तो 3 इक्वेशंस यहाँ से आएंगी, उसी से आप मालूम कर सकते हैं। तो पहले मैंने x² लिखा है तो यहाँ से आपके पास आएगा, इधर तो x² है ही नहीं तो ये तो हो गया 0। यहाँ से आएगा ax², तो ये आ गया a, x² का कोफिशिएंट आ गया और तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ से +cx² आएगा, a + c = 0, एक तो इक्वेशन ही आ गई आपके पास। अब आप कोफिशिएंट करिए x से कंपेयर, इधर x मौजूद है तो ये तो 1 आ गया।
इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आगे नहीं आ सकता, प्लस बी एक्स। अच्छा मैं एक काम ये करता हूँ, अभी कर दे दूँगा बात को, ये आ जाए बी एक्स। जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो देखना ही नहीं, ये प्लस बी एक्स से बी आ गया, और यहाँ से भी आपके पास कुछ नहीं आ रहा। अब मैं ये करने जा रहा था कि इसे और खोल देता हूँ ये, ताकि आपको नज़र भी आने लगे, तो अगर नहीं नज़र आ रहा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के जब कोफिशिएंट कर रहे थे तो ए आ रहा था और सी आ रहा था, और जब एक्स का को कर रहे हैं तो यहाँ भी नहीं है एक्स, यहाँ है एक्स और कहीं नहीं है, तो यहाँ वन आ गया, और इधर जो है एक्स का कोफिशिएंट वन है, ये आ गया। अब सी देख लीजिए, दूसरी क्वेश्चन हो गई, यहाँ तो बी की वैल्यू आ गई। सी में देखिए क्या है, कांस्टेंट टर्म, इधर वन है कांस्टेंट टर्म, इधर कांस्टेंट टर्म ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो सी भी वन आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ फ्रॉम, हालांकि नहीं मुझे दूसरे पेज पे आना ही पड़ेगा, फ्रॉम, यहाँ से लिख लीजिए फ्रॉम 1 and 3, और ये आपके पास वी गेट, सी की वैल्यू 1 रख दी तो ए इज इक्वल टू -1, ए -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ए इज इक्वल टू -1। पेज हमारे पास, अच्छा चलिए ले लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया है। इसको उठा के हम इधर रख देते हैं ताकि सामने आपके रहे कि क्या क्या, ये बी सी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वो मैं लिखता हूँ ए बी सी। ए की देखिए, तो हमने ये लिखा था इस टर्म को, ये लिखा, अच्छा वो नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, हमने लिखा था एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ये टर्म जो है इन सब के बराबर हो गई है ना, तो यहाँ मैं इंटीग्रल ये लिख कर दिस इज इक्वल टू, यहाँ ए की वैल्यू लिख दूंगा, या बी की वैल्यू, या सी की वैल्यू, तो देयरफॉर इसे आई लिखना है पहले, आई इज इक्वल टू, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है डेट इज, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, पहले लिख दूँ आई इज इक्वल टू, ये आया है ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू आई है -1, तो ये हो गया -x, और बी कितना आया है 1, -x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डी एक्स, ये दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ, प्लस सी की वैल्यू आई है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं आसानी के लिए कि ये जो है कैसे आ गया है, ये इतने आप ये देखिए सैंपल पर मेरा इधर उधर कहीं हो गया, चलिए इतनी ये सही होता है, इतने मैं आप शुरू कर दूँ। तो ये आपने देख लिया, यहाँ मैंने इससे निकाला था, कहाँ लिखा, यहाँ ये लिख दिया, ये क्या है, ए एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू -1 आई है तो एक्स प्लस 1, और नीचे ऐसी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी बी की 1 आई थी, सी की वैल्यू 1 आई है तो ये लिख दी 1/x। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें तो हमारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, कुछ है इसके में करने के लिए, 1/x dx आ जाएगा, ये तो log x हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं एक काम और करता हूँ कि इसे भी अलग अलग लिख देता हूँ, -x अपॉन, क्योंकि ये मैं इसलिए अलग अलग लिख रहा हूँ कि मुझे नज़र आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये वाला हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, वो 2 तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं, लो हाथ के हाथ कर ही देता हूँ, 1/2, ये तो इसका डेरिवेटिव आ गया, ये तो बात यहाँ आसान हो गई, प्लस, अब इसको ले रहा हूँ प्लस 1/x² प्लस 1। अब ये भी आपको याद होना चाहिए ये कितने के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपको याद है कितने के बराबर होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x², तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 10 + x, और ये तो खैर log x है ही, सही है, सारी चीज़ें आसान हो गई, 1/2। अच्छा ये माइनस में बाहर लाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2 होता है, ये -2 ये माइनस आ गया, अब यहाँ रहेगा 2x। अब आपको फार्मूला मालूम होगा कि अगर ऊपर इंटीग्रल में नीचे एक फंक्शन f(x) दे रखा है,
कोई भी फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log एफ एक्स, है ना, ये मालूम होना चाहिए, प्लस सी, क्योंकि एफ ये हमेशा ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इसलिए मॉड में लिखिए। तो यहाँ पर जो है माइनस तो मैंने यहाँ पे हटा ही दिया, यहाँ ये आपको परेशान, ये माइनस जो है मैंने -1/2 कर दिया हटाकर, तो अब ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसे लिख सकते हैं, हमें क्योंकि ऑलरेडी मालूम है कि x² + 1 जो है पॉजिटिव होना है, x² भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो हम ब्रैकेट, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तभी लॉग के बाद, इसीलिए हम मॉड वो बनाते हैं, मॉड, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये आपको याद है कितना होगा, tan 1x, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए लॉग, यह x के बारे में हम नहीं कह सकते ये पॉजिटिव या निगेटिव, इसलिए प्लस सी, ये हमारे पास जो है आंसर आ गया है, ठीक है। तो मैं इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि पेजेस जो है कम पड़ गए, मैं समझ जाता काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।